हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। देखो, राजस्थान का अपन भौतिक स्वरूप लिख रहे। और ये भौतिक स्वरूप में आपको मैंने बताया था भूआकृति। भूआकृति में हम लिखे थे पर्वत, पठार और ये मैदान। इसी को हम क्या कहते हैं? भूआकृति कह देते हैं। इनको दूसरे शब्दों में उच्चावच भी कह सकते हैं अपन। और इन सब का निर्धारण कहां से किया जाता है? समुद्र तल से ऊंचाई। और समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर ही हमारा जो राजस्थान है, यानी इसको कितने ऊंचाइयों में विभाजित किया गया है? 5। कि समुद्र तल से जो ऊंचाई है, इसके आधार पर राजस्थान को 5 ऊंचाइयों में विभाजित किया गया है। अब वो 5 कौन कौन से हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जैसे पर्वत शब्द है, पर्वत इस प्रकार की जैसे आकृतियां हैं जिनको हम क्या कहते हैं? पर्वत। इसका मतलब होता है कि जो आसपास के धरातल से एकदम से ऊपर उठे होते हैं। जैसे ये आसपास का दूर से ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं, ये धरातल है जिनको इधर बाखर बोल देते हैं। कि जो आसपास के धरातल से क्या होते हैं? एकदम से ऊपर उठे, जिनका शिखर ये है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं। जिनका शिखर संकुचित होता है। और जो ढाल है, यानी वो कैसा होगा? तीव्र। उनको क्या कहा जाता है? पर्वत कहते हैं। कि पर्वत क्या है, यानी डेफिनेशन इसकी अपन देखें तो आसपास के धरातल से एकदम से ऊपर उठे हुए होते हैं, जिनका शिखर संकुचित होता है और ढाल कैसा होता है? तीव्र। उसी को पर्वत कहते हैं। दूसरा, पर्वत के साथ में जैसे पठार है, तो पठार की स्थिति इस प्रकार की होगी। यह भी आसपास के धरातल से ऊपर उठा हुआ होता है, परंतु इसका जो शिखर है वो कैसा होता है? सपाट, समतल होता है। ढाल इसके भी क्या होते हैं? तीव्र होते हैं। जैसे अपने हारडूती का पठार है, वो आसपास के धरातल से क्या है? यानी ऊपर उठा हुआ है। और शिखर उसका ऊपर से कैसा होता है? समतल। और ढाल उसके कैसे होते हैं? तीव्र। मैदान बिल्कुल क्या होता है? समतल होता है। और इसका मंद ढाल होता है, उसको क्या कहा जाता है? मैदान कहते हैं। ढाल तो होता है इसमें, लेकिन बहुत कम ढाल होता है जिसका हमें पता ही नहीं चल पाता, यानी कर्मिक ढाल जिसको अपन कह सकते हैं। मंद गति का क्या है? ढाल। तो ये इस प्रकार से यही पर्वत, पठार, मैदान, इनको 5 भागों में विभाजित किया गया है। और सबसे पहला जो उच्चावच आता है, उसके लिए एक शब्द लिखते हैं अपन, पर्वत शिखर, यानी माउंटेन पीक जिसको कहा जाता है। पर्वतीय शिखर, माउंटेन पीक या पर्वत शिखर है ये। जैसे ये हमने लिखा है कि पर्वत है, और इन पर्वतों का वह भाग, मतलब ये हमने लिखा है कि 900 मीटर है। कि समुद्र तल से 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला जो भाग है उसको पर्वत शिखर कहते हैं। 900 से नीचे का कोई मतलब नहीं। समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा होना चाहिए? 900। 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला जो भाग है
उसको हम पर्वत शिखर कहेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में हमने लिख दिया, जैसे गुरु शिखर, जैसे शेर है, जरगा है, अचलगढ़ है, रघुनाथगढ़ है, कोई भी 2-3 उदाहरण अपन ने लिख दिए जो कितने मीटर से अधिक है, 900। उनको पर्वत नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, पर्वत शिखर। और हमारे राजस्थान का 900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित भाग केवल कितना परसेंट भाग है, 1%। क्षेत्रफल नहीं है, ये ध्यान रखना कि राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग 900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है, कितना परसेंट है, 1% भाग ही इस प्रकार का है जो समुद्र तल से कितने मीटर से अधिक ऊंचाई पर है, 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उसको हम क्या है, यही जो पर्वत शिखर के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में इसमें हमारी अरावली है, यानी इसकी कुछ पर्वत चोटियां आएगी, पूरा जो भाग है ये नहीं है, अरावली की कुछ पर्वत चोटियां आती है, यही उसको, जैसे गुरु शिखर शेर है ना, तो ये रघुनाथगढ़, ये कुछ एक पर्वत चोटियां हैं जो केवल ऐसा भाग 900 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर। ऐसे ही एक अपन देखें तो दूसरा जो भाग आता है पर्वत श्रृंखला, पर्वतमाला भी कह सकते हैं, और दूसरे शब्दों में उसको क्या कहते हैं, पर्वतीय श्रृंखला, माउंटेन चेन। माउंटेन चेन है, यानी इसके नाम से जानना आता है, यानी पर्वत श्रृंखला के नाम से जानना। तो पर्वत श्रृंखला का भाग कौन सा है, जिसकी समुद्र तल से 600 से कितने मीटर ऊंचाई आती है, 900। कि समुद्र तल से आपको यह ध्यान रखना है कि ऊंचाई 600 से कितने मीटर होगी, 900 मीटर ऊंचा भाग है, यानी वो क्या कहलाता है, पर्वतीय श्रृंखला। 600 से कितने मीटर हो गया, 900 मीटर ऊंचा जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं, यानी पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। और इसमें कौन सी आ रही है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली का न तो 900 से ऊपर वाला भाग है, न ही 600 से, केवल 600 से कितना हो गया, 900 मीटर है, वो केवल कितना परसेंट भाग है, 6%। और इसमें कोई ज्यादा भाग नहीं है, इसमें अरावली का एक्चुअल जो हम देखेंगे यही भाग आता है। ये इस प्रकार का भाग है कि जिसमें आप देख रहे हैं कि कितने से कितने मीटर ऊंचा आ रहा है, 600 से 900 मीटर। 600 से 900 मीटर ऊंचा जो भाग है ये आपको, और इसी के बीच में कुछ जगह आपको क्या है, ऐसे भाग है जो कितने मीटर से अधिक है, 900 से अधिक। इसका मतलब आपको जैसे क्वेश्चन पूछा है, राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, बोलो कितना परसेंट है, 7% भाग इस प्रकार का है जो कितने मीटर से अधिक ऊंचाई पर है, यानी 600 मीटर से अधिक। 6 ही तो हुआ, 7 कैसे हो, 1% है, वो भी तो 600 से क्या है, ऊपर। दूसरा आपको यह ध्यान रखना कि पर्वतीय शिखर है, यह इसके बाद एक होता है उच्च भूमि, या जिसको प्लेट्यू भी कह सकते हो, फटार भी कह सकते हो आप। उच्च भूमि का मतलब है जिनकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 300 से 600 मीटर है। राज्य का वह भाग जिसकी समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचाई है, 300 से 600, उसको कौन से में लिखा आता है, उच्च भूमि या पठार में लिखा आता है। इसमें आप देखेंगे तो कई सारे आएंगे, जैसे नागौर की उच्च भूमि, इसी प्रकार से अरावली की पहाड़ियां हैं, ज्यादातर इसी में है। और राज्य का हमने लिखा दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग, जो हाड़ौती का पठार आता है, दक्षिणी पूर्वी जो पठार है, ये 300 से 600 मीटर, और ये राज्य का कितना प्रतिशत भाग है, 31।
तो राज्य का कितना प्रतिशत भाग है जो 300 से 600 मीटर की ऊंचाई में स्थित है, तो उसमें कितना परसेंट भाग आता है बताओ। ये जैसे भाग आ रहा है, यानी 300 से 600 मीटर की जो ऊंचाई वाला भाग है, ये 300 से 600 मीटर की ऊंचाई का भाग, इसमें जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र आता है, इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र है। ये इन क्षेत्रों की यही स्थिति है कि इनकी जो ऊंचाई आप देखेंगे तो वो 300 से कितने मीटर आती है, यानी 600 मीटर इनकी ऊंचाई। ये 300 से 600 मीटर ऊंचे जो भाग आ रहे हैं, जिसमें नागौर की उच्च भूमि का भी क्षेत्र है, ये भाग आ रहा है। ये राज्य का यही कितना प्रतिशत भाग है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 31% भाग राज्य का इस प्रकार का है जो 300 से कितने मीटर ऊंचा है, 600। अब आपको पूछा जाए कि जैसे यही कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो जिले हैं, ये समुद्र तल से कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित? 300 से कितना हो गया, 600 मीटर की ऊंचाई है, यही इस पर स्थित है। इसके बाद अगला जो हम देखें कि जो भाग आता है, चौथा भाग है, उसको मैदान कहा जाता है, प्लेन है, यानी इसके नाम से इसको जानना आता है। हाँ, मैदान है यानी इसको प्लेन है, यानी ये समुद्र तल से 150 से कितना मीटर आता है, 300 मीटर। 150 से कितना मीटर हो गया, 3। इसमें दो मैदान हैं, एक तो हो गया पश्चिमी रेतीला मैदान, जिसको हम थार का मरुस्थल कहते हैं, यानी पश्चिमी रेतीला मैदान, और दूसरा जो आता है यानी वो कौन सा है, पूर्वी मैदान। हाँ, कि थार का मरुस्थल आता है और पूर्वी मैदान, इसकी ऊंचाई 150 से 300 मीटर ऊंचा जो भाग आता है, कि ये 150 से 300 मीटर जो ऊंचा भाग, ये पूरा जो भाग आप देख रहे हैं, यानी 150 से कितना मीटर ऊंचा आएगा, यानी 300 मीटर ऊंचा है। इसमें आप ये 1.5, और ये राज्य का सबसे ज्यादा 51% भाग है, कि 51% जो भाग है वो राज्य का कितने हैं, 150 से यानी 300 मीटर जो ऊंचा आ रहा है, यानी इसमें है। ये 150 से कितने मीटर में आ गया, मैदान, प्लेन जिसको हम लिख रहे हैं, इसका मतलब मैदान है वो कितने से कितने मीटर ऊंचे होते हैं, 150 से 300। अब आप ये नोट भी कर लेना कि जैसे हमारे जो रेलवे स्टेशन है, उनकी ऊंचाई आपको 150 से 300 के बीच ही मिलेगी। 150 से कितने हैं, 3। जैसे उदाहरण के रूप में आपने देखा कि यहां जोधपुर है, बताइए जोधपुर जिले की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी, 150 से 3। रेलवे स्टेशन पर देख लेना 274 मीटर ऊंचा लिखा हुआ मिलेगा। अब ये बात ट्रेन में यात्रा करो ना, तो जोधपुर वाले स्टेशन पे जाके देखना कि इसकी ऊंचाई कितनी मिलेगी आपको, 273-74 मीटर है। ये 150 से कितने के बीच में है, 3। बीच में जैसे ही यात्रा करेंगे आप आगे बढ़ेंगे, जयपुर की तरफ जाएंगे, जैसे डेगाना का क्षेत्र आएगा, मेड़ता का क्षेत्र आएगा, तो वो नागौर की उच्च भूमि में आता है, उसकी ऊंचाई आपको 400 के आसपास मिलेगी, 300, 350, 400 है। ये वो कौन सी भूमि आती है, नागौर की उच्च। उदयपुर की तरफ आप जाएंगे, बताइए ऊंचाई कम होगी या अधिक होगी, कितने से कितने मीटर ऊंचा भाग होगा, 300 से 600 मीटर है इसमें। तो ये जो हम देखें कि कितना प्रतिशत भाग है, तो ये 51% भाग, मैदान कितने प्रतिशत भाग पर है, 51। तो राज्य का 150 से 300 मीटर के बीच में स्थित भाग है वो 51%। इसके बाद अगला एक आता है निम्न भूमि, लो अपलैंड आता है, निम्न भूमि। निम्न भूमि का मतलब जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 150 मीटर से क्या है, कम, और इसमें आती है खारे पानी की झीलें, जैसे सांबर, डीडवाना, कुचामन, नावा, ये कौन सी पानी की झीलें होगी, खारे, जहां बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है। या फिर जैसे रणभूमि, जैसे कावोद रन आता है, पोखरण रन आता है, थोब रन आता है ना। हाँ, तो यही पनियारा रन है जहां पर बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, रन। और ये संपूर्ण उच्चावच है, इसका कितना प्रतिशत भाग हो गया, 11।
11% भाग आता है। ये निम्न भूमि है, यानी इसमें उनको शामिल किया जाता है। अब वो निम्न भूमि आप देखेंगे कि ये जैसे निम्न भूमि का क्षेत्र है, ये पूरा भाग निम्न भूमि है, यानी इसमें आएगा। जैसलमेर का क्षेत्र है, यहां जालोर सांचौर का जो क्षेत्र आता है, ये भी कौन सी भूमि में आता है? निम्न भूमि है, यानी इसमें। बीच में जैसे कई सारी जो खारे पानी की क्या आती है, यानी जो झीलें हैं, यानी उनको कौन सी भूमि में शामिल कर दिया जाता है? निम्न भूमि है, यानी इसमें शामिल किया गया। तो इस प्रकार से हमारा जो राजस्थान है, इसको कितने ऊंचाई में विभाजित किया गया है? कितने ऊंचाई में? 5। तो थार के मरुस्थल के, इसका अब बताइए, राजस्थान का अधिकांश भाग 300 मीटर से कम ऊंचाई पर है या अधिक ऊंचाई? राजस्थान का अधिकांश भाग है 300 मीटर से कम ऊंचाई पर या अधिक ऊंचाई? क्या है? कम ऊंचाई पर। इसीलिए यहां वर्ष भर तापमान अधिक रहता है। जो प्रदेश जितना अधिक ऊंचा होता है ना, उसकी यही। अब इसमें सारी जैसे हमने लिखा कि कौन कौन सा जो भाग है, तो ये इसको हम प्लेन कहते हैं, ये मैदान है। ये भी क्या है? मैदान। जिसकी ऊंचाई कितने से कितने मीटर होगी? 150 से 300। 150 से 300 मीटर है। यहां पर आप देख रहे हैं ये कौन सी भूमि आती है? उच्च भूमि। इस उच्च भूमि की ऊंचाई बताइए कितनी आती? 300 से 600 मीटर है। 300 से 600 मीटर होगी। इसी प्रकार से ये आप देख रहे हैं कि कौन सी भूमि आती है? निम्न भूमि। ये निम्न भूमि है। कितने मीटर से कम है? 150 से क्या मिलेगी आपको? यानी कम है, इसमें है। और ये जो ग्रीन अपन देख रहे हैं, ये भाग कौन सा आता है? उच्च भूमि है, यानी ये पर्वत श्रृंखला है, यानी इसके रूप में ये पर्वत श्रृंखला है, यानी ये अपन कह सकते हैं। जो कितने से? 600 से 900। 600 से। और जो बीच में रेड में गए हैं, यही वो कितना है? 900 से ऊपर। तो बताइए राजस्थान की समुद्र तल से ऊंचाई समान हुई या असमान? असमान की। समान न होकर के किस प्रकार की है? यानी राजस्थान को कितने ऊंचाई में विभाजित किया गया है? जैसे एक क्वेश्चन अपन ने लिखा यहां, लिख दिया आता है कि जैसे निम्न में से समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है, और हम 4 ऑप्शन लिख देते हैं। जैसे जैसलमेर लिख दिया, दूसरा धौलपुर लिख दिया, श्री गंगानगर है, और बांसवाड़ा लिख दिया। बताइए इनमें से समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई? बांसवाड़ा नीचा नहीं है सबसे? अरे बोलो, सब समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा है? जैसे हम राजस्थान का मानचित्र है, तो उसमें तो बांसवाड़ा नीचे लटक रहा है ना। अरे भाई, ये यहां पर जैसे हमने लिखा कौन सा हो गया? गंगानगर। ये यहां पर कौन सा आ रहा है? बांसवाड़ा। और ये कौन सा है? जैसलमेर। और इधर हमने लिखा ये कौन सा हो गया? धौल। और हमने पूछा है कि इनमें से समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा है? कौन सा है? पक्का? बांसवाड़ा कितनी ऊंचाई पर है? तो ये बाकी 3 150 से 300 है। 150, इसका मतलब कौन सा हो गया? बांस। हाँ, एग्जाम में तो तुम ये करोगे, स्केल लगा करके देखोगे तो हाँ, ये तो बराबर आ गए। हाँ, ये हाँ गंगानगर ऊंचा है, यही होगा। अरे ऊंचा कौन सा है? बांसवाड़ा। इस अब देखिएगा कि जैसे चंबल रिवर आती, ये भाग ऊंचा है और ये कम ऊंचा है या अधिक ऊंचा है?
इसीलिए चंबल इस भाग से इस तरफ बह रही, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही बहेगी। आप देखते हैं लूणी नदी है, ये इस तरफ से इस तरफ बह रही है, सही है गलत है? ये क्या है, ऊंचाई इसकी क्या है, कम। इसका मतलब हमारे मरुस्थल का ढाल किस तरफ है, उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से किस तरफ हो गया, पश्चिम। जो नदियां बह रही है, क्यों बह रही है, उसके पीछे कारण यही आ रहा है कि इन वजहों से, यानी इसका मतलब राजस्थान की समुद्र तल से ऊंचाई समान न होकर के किस प्रकार की है, ऐसा। दूसरा इक्वेशन हमने लिखा, राज्य का समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक बहागे है। इसके ऑप्शन में हमने लिख दिया कि 31%, दूसरा 51%, 38%, 11%। बोलो, राज्य का समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक ही भाग है, बताइए कितना है? 38 तो अपने लिखा ही नहीं, 31, 51, 11 यही तो लिखा है। 300 से 600 में कितना है? 31 है, और फिर 38 कैसे हुआ? तो 6% कितने से कितना है? 600 से 900, तो कितना हुआ? 37 ही हुआ। 900 से ऊपर भी कितना है? तो इसका मतलब 300 मीटर से नीचे कितना भाग है, कितना परसेंट हो गया? बस। इसका मतलब राज्य का अधिकांश भाग 300 मीटर से कम ऊंचाई पर है या अधिक ऊंचाई पर? क्या है? कम। ये इसी वजह से हमारे राज्य में वर्ष भर अधिकांश समय तापमान भी अधिक रहता है। ये सारी चीजें जब क्लाइमेट अपन पढ़ेंगे उस समय, तो बताओ राजस्थान में सभी जगह तापमान समान रहता है या असमान रहता है? सबसे कम तापमान राज्य के कौन से भाग में रहता है? बोलो। ये दक्षिणी पश्चिमी भाग। कौन सा भाग है? यहां पर माउंट आबू सिरोही का जो क्षेत्र आता है ना, यानी उसमें कम है। ये इनमें ज्यादा मिलेगा आपको तापमान। हाँ, पठार की तो देखो, इसका मतलब सबसे कम तापमान किस पर होता है? पर्वत। इसके बाद पठार, फिर कौन सा आता है? मैदान। तो ये जो जितना नीचा होगा तापमान उतना ही क्या होता है? अधिक। जो आगे आपको क्लाइमेट है इसमें, तो बताइए राजस्थान को समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया? बोलो। यानी कितने भागों में? यानी 5 भाग है, यानी उनमें इसको विभाजित किया गया है। सबसे पहला भाग कौन सा आता है? पर्वत शिखर। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितने मीटर होती है? 900 मीटर से। राज्य का केवल कितना परसेंट भाग है? तो पहला लिखो आप, पर्वत शिखर। पर्वत शिखर। पर्वत शिखर में लिखो, समुद्र तल से समुद्र तल से 900 मीटर से अधिक भाग, समुद्र तल से 900 मीटर से अधिक ऊंचाई, समुद्र तल से 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भागों को इसमें शामिल किया गया। इसमें राज्य का केवल 1% ही, इसमें राज्य का केवल 1% भाग आता है।
जैसे दो तीन कोई उदाहरण लिखो। गुरु शिखर, जैसे गुरु शिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़ आदि। इसके बाद अगला लिखिए आप पर्वत श्रृंखला। पर्वतीय श्रृंखला, इसमें लिखो समुद्र तल से 600 से 900 मीटर ही, समुद्र तल से 600 से 900 मीटर ऊंचाई वाले भाग को 600 से 900 मीटर ऊंचाई वाले भाग को इसमें शामिल किया गया है। जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला, जैसे अरावली पर्वतीय श्रृंखला। यह संपूर्ण उच्चावच का, संपूर्ण उच्चावच का 6% है। संपूर्ण उच्चावच का कितना परसेंट है? 6%। पूरे उच्चावच का केवल कितना परसेंट आता है? 6। इसके बाद अगला लिखिए आप, उच्च भूमि, जिसको प्लेट्यू भी बोलते हैं। उच्च भूमि, इसमें लिखो समुद्र तल से समुद्र तल से 300 से 600 मीटर ही, तीन सौ से 600 मीटर ऊंचाई वाले भाग को तीन सौ से 600 मीटर ऊंचाई वाले भाग को इसमें शामिल किया गया है। तीन सौ से 600 मीटर ऊंचाई वाले भाग को इसमें शामिल किया गया है। इसमें नागौर की उच्च भूमि, नागौर की उच्च भूमि, अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी पठारे, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी पठार को शामिल किया गया है। इसमें राज्य का 31% भाग है।
इसमें राज्य का 31% भाग है। कितना परसेंट भाग है? 31। इसके बाद मैदान, मैदान में लिखो, डॉक्टर एस भी तेरे पास कुछ भेजा था मैंने, तूने भेज दिया इनके पास, तो चल नहीं रहा, गड़बड़ हो रही। हाँ लगा तो इसमें। अगला लिखो मैदान, प्लेन। इनकी समुद्र तल से ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। 150 से 300 मीटर है। इसमें उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान, उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान, और पूर्वी मैदान उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान और पूर्वी मैदान को शामिल किया गया। जो संपूर्ण उच्चावच का 51% है। जो संपूर्ण उच्चावच का 51% है। इसके बाद में अगला लिखो आप, निम्न भूमि। निम्न भूमि समुद्र तल से 150 मीटर है। समुद्र तल से 150 मीटर से कम ऊंचाई वाले भागों को समुद्र तल से 150 मीटर से कम ऊंचाई वाले भागों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें खारे पानी की झीलें और रन को शामिल किया गया है। जैसे सांबर झील, पचपदरा झील, थोब रन, बाप रन, कोई 2 उदाहरण लिख लीजिए आप तो। सांबर, पचपदरा, थोब और बाप रन आदि, ये सब आगे आएंगे। अब ये तो आपको ऊंचाई बताई, ये नाम आते दिमाग में आना चाहिए कि हाँ कि ये प्रदेश इतना ऊंचा है। ये संपूर्ण उच्चावच के 11% भाग पर है। कि संपूर्ण उच्चावच के कितने परसेंट भाग पर है? 11। ये टोटल जो उच्चावच अपर ने लिखा है कि कौन सा प्रदेश कितना ऊंचा है, तो ये पूरा जो उच्चावच अपर ने लिखा कि इसकी जैसे ये स्थिति है। अब बताओ कि राजस्थान है, मैदानों से अपन जैसे ही पर्वतीय क्षेत्रों में हमारी, जैसे यहां से तुम यात्रा शुरू की गंगानगर से जा रहे उदयपुर, तो पहले मैदान ही मैदान में चलोगे और जैसे ही पर्वतीय क्षेत्र में बस जाएंगे तो आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा।
सांस उठना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब क्या है कि ऊपर जा रहे हो ना ऊपर, हाँ, तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, फिर उल्टियां आना शुरू हो जाती है। तो मैदान के लोग कमजोर होते हैं, पर्वतों में रहने वाले लोग वीर और क्या होते हैं, बहादुर, क्योंकि मैदानों में हर चीज आसानी से उपलब्ध हो जाती है, संघर्ष नहीं करना पड़ता है। पर्वतीय लोगों को यही संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। ये इसका यानी कारण रहता है। अब देखिए, ये राजस्थान का उच्चावच है, धरातलीय जो सौर समान नहीं है। 900 मीटर से अधिक वाला जो बीच बीच में ये बिंदी लगे, ये 900 मीटर से क्या है, 600 से 900, ये जैसे अरावली का भाग है, यानी वो कितना हो गया, 600 से 900। 300 से 600 ये पूरा जो भाग अपन देख रहे हैं वो कितना है, 300 से 600। और 150 से, ये सबसे ज्यादा 150 से कितने के बीच में आ रहा है, 300 के बीच में आ रहा है। और ये जो हम रख रहे हैं रणभूमि वाला जो क्षेत्र है, वो कितने से कम है, 150। तो बताइए, समुद्र तल से ऊंचाई समान हुई या असमान? इसलिए हर एक प्रकार की परिस्थिति भी हमारे यहां पर समान न होकर के किस प्रकार की मिलेगी आपको, यानी असमान परिस्थितियां राजस्थान में आपको दे। तो ये उच्चावच अपन लिख सकते हैं। हाँ, धरातलीय जो स्वरूप आता है, यानी इसको हमने लिखा है कि हमारा राजस्थान का जो धरातलीय स्वरूप किस प्रकार, कौन सी नदी किस तरफ बह रही है। हाँ, आपको पूछा जाए, ये तो पता है कि जो लूणी नदी है, यही वो अरावली से निकल करके दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम की ओर ही क्यों बह रही है, तो इसका प्रमुख कारण क्या हो गया, मरुस्थल का ढाल है। इसी तरह चंबल दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है, तो इसका मूल कारण क्या है, यही हाड़ौती के पठार का जो ढाल है वो किस तरफ है, उत्तर की तरफ है या दक्षिण की तरफ, किस तरफ हो गया, यही उत्तर की तरफ उसका क्या आता है, ढलान आता है। इसलिए यानी इस प्रकार का है। और इससे इस तरीके के आपको क्या है, यही जो क्वेश्चंस हैं यानी ये पूछे जा सकते हैं। आपको ये भी लिखा जा सकता है, जैसे एक अपन ने लिख दिया, गुरु शिखर उच्चावच से है, इसमें आपके लिख दिया आता है उच्च शिखर पर्वत श्रृंखला, उच्च भूमि, निम्न भूमि, बताओ किसमें, उच्च शिखर या पर्वत श्रृंखला। हाँ, पर्वत शिखर को ही क्या बोल दिया आता है, उच्च शिखर बोल दिया आता है। हाँ, कि पर्वत शिखर है, यानी इसको उच्च शिखर है, यानी इसके नाम से भी जाना। तो ये उच्चावच कह सकते हैं, धरातलीय जो स्वरूप आता है, यानी इसको। तो राजस्थान की ऊंचाई समान न होकर के किस प्रकार की है, ऐसा। ये बना लिया तुमने, ये बना लो, जिससे ध्यान रहे कि कौन सा कितना ऊंचा है, कहां पर आदमी के उल्टी आएगी और कहां पर नहीं आएगी ना। हाँ,
कलर नहीं बढ़ना, तुम्हें ऊंचाई लिखनी है, लिख करके हाँ तुम कलर बढ़ने लग जाओ। लिख लिया? तो ये हमने 5 जो उच्चावच हैं ये इनके बारे में आप तो ध्यान रखना। राजस्थान का एक तो जैसे कोई सा भी जिला है दे तो आप अनुमानित उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। एक तो ये लिख लो आप। लिख लिया? दूसरा, राज्य का समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक भाग, 300 से कम, 300 से 600, कोई सा भी पूछा जा सकता है, तो उस समय आपको ध्यान होना चाहिए।
लिख लिया। तो ये तो है उच्चावच। अब उच्चावच के बाद कि समान ऊंचाई नहीं है, यानी राजस्थान की असमान। अब राजस्थान का जो संरचना है, यानी इसमें असमानता है। इसमें जैसे पर्वत, पठार, मैदान, इन सब का जो निर्माण है वो हुआ है, तो वो भी एक साथ में नहीं हुआ है, अलग अलग प्रोसेस में हुआ है, एक दिन में निर्माण नहीं हुआ है। जिसको अपन कह सकते हैं, यानी जो भूगर्भिक समय सारणी अपन, या भूगर्भिक इतिहास अपन लिखी। भूगर्भिक इतिहास यानी जो राजस्थान है, तो यहां पुरानी चट्टानें भी पाई जाती है और यहां पर आपको क्या मिलेगी, नई चट्टान। सबका एक दिन में निर्माण नहीं हुआ। जैसे कि उदाहरण भूगर्भिक इतिहास में आपको हम बताएं कि जैसे हमारी जो पृथ्वी है, हम पृथ्वी की आयु मानते 4.6 अरब वर्ष। पृथ्वी की आयु कितनी है, 4.6। इतनी बुढ़ी है 4.6। कई जगह आपको 3.9 भी मिलता है, वो भी सही है, गलत नहीं है। 4.6 ये किसके कौन से शाख से मिले, उल्का पिंड और जो चंद्रमा की चट्टानें हैं उन पर परीक्षण किया गया, उसके आधार पर पृथ्वी की आयु कितनी मानी गई है, 4.6। जो 3.9 अरब वर्ष आता है, यही वो किसके आधार पर आता है, यानी रेडियोधर्मी परीक्षण के आधार पर। रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उनके परीक्षण के आधार पर कितना आता है, 3.9। तो ये गलत नहीं। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की 7 विधियां होती है, सब में अलग अलग आती है, जिनमें सबसे ज्यादा मान्य इसको माना गया है, उल्कापिंड और चंद्रमा के जो चट्टानें हैं। क्योंकि शुरुआत में जब पृथ्वी नहीं थी तो एक परमाणु था, पार्टिकल जिसको कहते हैं, गोल्ड पार्टिकल कहा जाता है, एकाकी परमाणु, 13.7 अरब वर्ष पहले उसी परमाणु में विस्फोट हुआ और उसी विस्फोट से सूर्य का, पृथ्वी का, अन्य ग्रहों का, उल्काओं का, सबका निर्माण उस एकाकी परमाणु। तो ये मानते हैं कि ये जो उल्का और चंद्रमा जिससे बने हुए हैं, उसी से हमारी क्या बनी हुई है, पृथ्वी। अतः क्योंकि रेडियोधर्मी पदार्थ तो बाद में बने, रेडियो एक्टिव पदार्थ यूरेनियम वगैरह आते हैं ना, तो ये तो क्या बाद में बने, इसलिए इसको सबसे ज्यादा। अब जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर के आज तक का जो भूवैज्ञानिक समय है, इसको कई कालखंडों में विभाजित किया जाता है, एक कालखंड नहीं है। हाँ, कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक के संपूर्ण भूगर्भिक इतिहास को कई कालखंडों में विभाजित किया जाता है। ये कालखंड इसलिए बता रहा हूं कि कई जगह तुम प्री कैम्ब्रियन नाम आएगा, कई जगह जुरासिक आएगा, कई जगह क्रिटेशियस आएगा, तुम सोचोगे ये है क्या, उसी की बात कर रहा हूं ना। तो बड़ा इजी है ये। कई कालखंड मतलब संपूर्ण इस 4.6 अरब वर्ष है, इस कालखंड है, यानी इस संपूर्ण भूगर्भिक समय को कई कालखंडों में विभाजित किया गया, जिनको अलग अलग नामों से जाना गया, जिसमें नंबर 1 कौन सा आता है, ईओ। इयोन के बाद में आता है एरा। एरा के बाद में आता है यानी पीरियड आता है, और पीरियड के बाद इपोच है, और इसके बाद कौन सा आता है, एज। ये सारे कालखंड हैं, यानी इयोन, एरा, पीरियड, इपोच और एज। इसको अंग्रेजी में याद करना ही ठीक है। जैसे ये महाकल्प हो गया, हिंदी में इसको क्या बोल देते हैं, इसको कल्प बोला आता है, इसको युग बोलते हैं, और इसको काल के नाम से जाना आता। तो ये नहीं लिखना, आपको यही ध्यान रखना है कि इयोन, एरा, पीरियड, इपोच और जिसमें ज्यादातर जगह आपको यही लिखे हुए मिलते हैं।
तो ये पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास है, यानी इसको यानी अपन कई कालखंडों में विभाजित करते हैं, जिसमें नंबर सबसे पहला जो कालखंड आता है वो क्या कहलाता है? इयोन। इयोन के बाद में एरा के बाद, पीरियड के बाद, इपोज के बाद सबसे लंबा कालखंड कौन सा है? सबसे लंबा कालखंड कौन सा होता है? एरा नहीं होता है, कौन सा होता है? इयोन। अगर दे रखा है तो यही है, अन्यथा ये नहीं है तो कौन सा होगा? सबसे छोटा कालखंड कौन सा होगा? एज। ये सबसे छोटा का। अब जैसे इयोन दो युगे हैं, दो इयोन कौन कौन से हुए? जैसे शुरू में हमारी पृथ्वी तप्त और तरल अवस्था में थी, बहुत ज्यादा गर्म अवस्था के अंदर हुआ करती, तप्त और तरल अवस्था में, जिसमें किसी प्रकार का जीव नहीं था। जिसमें जीव नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है? एजोइक। एजोइक का मतलब क्या हो गया? जिसमें किसी प्रकार का कोई क्या नहीं है? दूसरा, जिसमें आपको ए हटा दीजिए, क्या बन जाएगा? जोइक। जोइक का मतलब जिसमें क्या आ गया? जीव। ये दो ही क्या हुए हैं? ये जो इयोन हैं ये हुए हैं, जो अब तक कितने समय को कवर कर रहे हैं? 4.6। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के अब तक के संपूर्ण समय को देखा जाए तो उसको 4 एरा में विभाजित किया गया है। कितने एरा में? 4। अब वो 4 एरा कौन कौन से हैं उसके बारे में हम देखें तो सबसे पहला जो एरा आता है उसका नाम, मतलब महाकल्प जिसको अपन कहते हैं, उसका नाम होता है प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन एरा हो गया। इसको हिंदी में लिखा आता है आद्य महाकल्प। कौन सा महाकल्प लिखते हैं? दूसरा जो महाकल्प आता है यानी वो है पैलियोजोइक। जिसको हम पैलियोजोइक एरा बोल देते हैं। पैलियोजोइक का मतलब है पूरा जीवी महाकल्प। अब देखो इसमें शब्द आ गया, जोइक शब्द लिखा हुआ। क्या इसमें जोइक दिख रहा है तुम्हें? इसमें जीव नहीं है, इसमें क्या आ गया है? जीव। इसीलिए इसको पैलियोजोइक, पैलियोजोइक का मतलब कौन सा हो गया? पूरा जीव। इसके आगे जो आता है यानी उसको बोला आता है मेसोजोइक। मेसोजोइक का मतलब कौन सा हो गया? मध्य जीवी महाकल्प है। और एक आता है यानी उसको हम कौन सा बोलते हैं? सिनोजोइक एरा, जिसको हम क्या बोलते हैं? नवजीवी महाकल्प। इस प्रकार से यानी कितने महाकल्प हो गए? 4। सबसे पहला कौन सा आता है? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन। दूसरा कौन सा हो गया? तीसरा, चौथा अधीनस्थ बोर्ड कई बार इनका क्रम पूछ लेता है। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के यानी वर्तमान समय के कालखंडों को आपको व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले सबसे पुराना है जिसमें जीव नहीं था वो कौन सा हो गया? प्री के। किसी प्रकार का कोई भी इसमें जीव ही नहीं। इसमें केवल हमारी पृथ्वी ठंडी होती है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। जो तप्त तरल अवस्था से थी, मिट्टी भी नहीं थी, केवल लावा ही लावा था। इसके ठंडा होने से कौन सी चट्टानें बनती है? आग्नेय। इसके बाद में कौन सा आता है? पैलियोजोइक, मतलब वायुमंडल बनता है, जल का निर्माण होता है। और इस पैलियोजोइक में जीव आ गया, जिसको पूरा जीवी कहते हैं। वो जीव था जिसको अपन ये जल तक ही सीमित था, जलीय अकशेरुकी, जिसको रीढ़ की हड्डी, मछलियां वगैरह है, ये इसमें आ गई थी। पेड़ पौधों का भी निर्माण हो गया था। मेसोजोइक, इसमें रेप्टाइल्स, कौन से जीव आगे? रेंगने वाले सरीसृप आए। और डायनासोर जैसे जीव हैं यानी वो कौन से में आते हैं? मेसोजोइक। और सिनोजोइक
जिसको क्या कहा जाता है, नवजीवी के नाम से जाना आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिनोजोइक के नाम से जाना आता है, जिसमें मेमल्स हम आए। हम कौन से में आते हैं? तो ये उत्पत्ति से लेकर के अब तक के संपूर्ण कालखंड है, उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4। अब जो 4 भागों में विभाजित किया गया, तो इनका जैसे समय अगर अपन लिखें तो ये तो हो गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति से 57 करोड़ लिख दिया अपन, 57-60 करोड़ तक का सब। और इसके बाद में ये 57 करोड़ से 24.5 करोड़ वर्ष तक का समय, और इसके साथ ही 4.5 करोड़ से लेकर 6.6 करोड़ वर्ष तक का समय हो गया, और 6.6 करोड़ से अब तक। तो वर्तमान में कौन सा महाकल्प चल रहा है? कौन सा चल रहा है? सिनोजोइक महाकल्प चल रहा है। कौन सा था जिसमें जीव नहीं था? कौन सा हो गया? ये एरा है। अब इन एराज के छोटे भाग होते हैं, वो पीरियड। और सबसे बड़ी बात है, हमारे राजस्थान में सभी में, जैसे प्री कैम्ब्रियन में आग्नेय चट्टानें बनी, जैसे अरावली है, उसका निर्माण। पेलोजोइक, इसमें हमारे राजस्थान में जैसे बाप बोल्डर्स आता है, विंध्यन कगार भूमि है, यानी उसका निर्माण होता है। मेसोजोइक, इसमें हमारे दक्कन का पठार आता है, उसका निर्माण होता है। लाटी सीरीज है, यानी उसका निर्माण मेसोजोइक है, यानी उसमें इसका निर्माण। चांदन है, उस क्षेत्र का निर्माण इसी समय। और सिनोजोइक में थार का मरुस्थल, और इसके साथ में ही दूसरा यानी पूर्वी जो मैदान आता है, उसका निर्माण किसमें होता है? सिनो। तो इनके जो छोटे भाग होते हैं, यही इनको पीरियड के नाम से जाना आता है। ये चट्टानों के ही नाम है। यूरोप के जो सेल समूह हैं, यही उन पर आधारित है। तो सबसे पहले तो बताओ, पृथ्वी की आयु कितनी है? बताओ। 4.6। ये किसके आधार पर है? उल्कापिंड और चंद्रमा की चट्टानों के परीक्षण के आधार पर यह लिया गया है। और इस पृथ्वी के संपूर्ण जो भूगर्भिक इतिहास है, यही जो पृथ्वी का संपूर्ण भूगर्भिक कालखंड आता है या भूगर्भिक इतिहास है, इसको कई कालखंडों में विभाजित किया गया, जिसमें सबसे पहला नाम कौन सा आएगा? इयोन के बाद, एरा के बाद, और पीरियड के बाद, और इपो से सबसे बड़ा कालखंड कौन सा कहलाएगा? अब तक कितने इयोन हुए? 2। कौन कौन से? एजोइक और एजोइक में क्या जीव था? हाँ। तो अब ये बताइएगा कितने एरा है हमारी पृथ्वी पर? कितने एरा आते हैं? पहला कौन सा है? प्री के। दूसरा कौन सा है? तीसरा। चौथा सिनो। सबसे लंबा कालखंड कौन सा रहा? कौन सा है? ये पूरी पृथ्वी के 88% समय को कवर करता है। 4.6 अरब से लेकर के 60 करोड़ वर्ष तक का समय केवल क्या कहलाता है? प्री के। ये तो केवल 60 करोड़ तक का ही नहीं है, 57 करोड़ वर्ष पुराना। मानव को इतने क्या ही ज्ञान है? मानव को ज्यादा ज्ञान नहीं है धरती के बारे में। केवल कितने % ज्ञान है? 12% में वो फदक फदक उछल रहा है ना, जैसे जहां धरती को जेल में डाल दिया हो, है ना। जबकि 88% का पता ही नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये अब इनके भी छोटे टुकड़े होंगे जिनमें किन किन का निर्माण हुआ है। ये तो पहले लिखो आप, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। ऐसे बंद करें? एसी बंद करो रे भैया, एसी बंद करो। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। तो पृथ्वी का भूगर्भिक जो इतिहास है, इसमें लिखो पृथ्वी की आयु पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष से
4.6 अरब वर्ष मानी गई है। यह उल्का पिंड और चंद्रमा की चट्टानों के परीक्षण के आधार पर निर्धारित की गई। पृथ्वी के संपूर्ण भूगर्भिक समय को कई कालखंडों में विभाजित किया गया है। कई कालखंडों में विभाजित किया गया। अब वो कई कालखंड कौन कौन से आते हैं ये लिखो पहले। इयोन एरा पीरियड, इपोच, और कौन सा आता है एज। क्या बोल दिया क्यों? लिख लिया? अब देखो कि हमारी जो पृथ्वी है, यही जो उत्पत्ति से अब तक पृथ्वी को कितने महाकल्पों में विभाजित किया गया है? 4। तो लिखो पृथ्वी की उत्पत्ति से अब तक के संपूर्ण समय को 4 महाकल्पों में विभाजित किया गया है। 4 महाकल्पों में विभाजित किया गया। कि कितने महाकल्पों में विभाजित किया गया है? 4। तो ये चारों नाम लिख लीजिएगा, ये बहुत जगह काम में आएंगे तुम्हारे ना।
लिख लिया? अब ये जो नाम है यानी यूरोप के जो सेल समूह हैं यानी इन पर आधारित है कि यूरोप के जो सेल समूह आते हैं यानी इन पर क्या है आधारित। अब जो यूरोप के जो सेल समूह हैं इसमें जो सबसे पुरानी चट्टान है उसका नाम क्या हो गया? प्री कैम्ब्रियन। और सबसे नई चट्टान कौन सी है? सबसे पहले एक ही चट्टान थी केवल आग्नेय, उसी के अपर्दन और अपक्षय से क्या हुआ है? अवसादी चट्टानों का, जिनको परतदार कहते हैं, उन्हीं से कायांतरित जो चट्टानें हैं यही इनका निर्माण हुआ है। सब अलग अलग प्रकार की जो चट्टानें हैं यानी उनका निर्माण। तो अब यहां पर जैसे हमेशा ही जब इनकी जियोलॉजिकल टाइम स्केल किताब में आप देखोगे इनकी जो सारणी बनी हुई होती है उसमें प्री कैम्ब्रियन होता है, सबसे नीचे लिखा हुआ होता है, और सिनोजोइक होता है वो सबसे क्या लिखा हुआ होता है? ऊपर। ये इसका नियम है। इसका मतलब भी सबसे पुरानी चट्टानें धरती में सबसे क्या है? नीचे है, और सबसे नई चट्टान सबसे क्या मिलेगी आपको? ऊपर मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि किताब वालों ने कहीं उल्टा छाप दिया है। जैसे ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ते हैं, मानव इतिहास पढ़ते हैं, जैसे मुगल काल पढ़ा जाता है, तो मुगल काल में सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? बोलो किसके? बाबर। बाबर के बाद भाई ह्यूमन हिस्ट्री होती है, उसमें सबसे पहले आप किसके बारे में पढ़ते हैं? बाबर। बाबर के बाद हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद अकबर है, अकबर के बाद कौन है? जहांगीर आता है। हाँ, ये इसके बाद कौन सा आएगा? यानी शाहजहां है, ये आएगा। ऐसे चलता है, जबकि इसमें उल्टा चलता है। इसमें क्या होता है? यही सबसे पहले जो प्री कैम्ब्रियन सबसे नीचे, सबसे ऊपर कौन सा आएगा? सिनोज। कारण रह गया कि जो ऊपर धरातल पर मिट्टी जो जमी हुई है वो कौन से महाकल्प की है? सिनोज। हमारी धरती नीचे अपन जाते हैं चट्टाने हैं, जैसे अपन कुआं ट्यूबवेल करते हैं, और एक निश्चित सीमा के बाद में अपन देखें तो वो कौन सा आता है? नीचे बाठा कहते हैं ना, ट्यूबवेल करवाते हुए बाठा आ गया, वो बाठा नहीं, आग्नेय चट्टाने तल है, यही उस पर कौन सी चट्टाने हैं? यानी आग्नेय चट्टाने। वो आएगा तब तक इन छोरियां देखी, उनकी ठंड देख कैसी हालत हो रखी है। वो कहां गया है? गायब हो रखा है, चला करके चला गया, सुनमे हो गया है ना। उसको कहते कोई दूसरे को लेके ही चला गया, वो रिमोट ही लेके पार हो गया। देखा खुद पे दो थोड़ी देर बिठा, एसी के नीचे बिठाते उसको, थोड़ी देर फिर पता चल जाएगा। तो ये पूरा जो भाग है यही इसमें उल्टा लिखा आता। तो आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल है यानी ये कहीं इस किताब में उल्टी बनी हुई है। आराम से जितनी याद आपको होती है उतनी बस, क्योंकि ये नए शब्द हैं, तुम्हारे को थोड़े से लगेंगे, जिसमें से ये शब्द तो तुमने खूब सुना है, प्री कैम्ब्रियन तो सुना है, ये दो तीन थोड़े नए हो सकते हैं तुम्हारे। अपन कौन से महाकल्प में जी रहे हैं ये बताओ? कौन से में? कोई तुम में से मेसोजोइक में रहा? आदमी था ही नहीं, ये सिनोजोइक है ना, इसी में आए। ये यहां पर जीव ही नहीं था, केवल धरती ठंडी हुई और चट्टानों का क्या हुआ? निर्माण। इसका ज्ञान ही नहीं है हमें, इतना ही पता है, इतना ही नाम दिया अपने को, इतना ही नाम। इसमें पेलियोजोइक आता है ना, इसमें जीव आए थे, लेकिन वो जीव समुद्र तक क्या रहे? सीमित रहे। इसमें रेंगने वाले जीव आ गए थे। और ये सिनोजोइक आता है, यही इसमें हम देख रहे हैं कि जो हम मेमल्स है, स्तनपाई जिसको अपन कहते हैं, यही उनका क्या हुआ है? निर्माण। स्तनपाई है यानी इनके निर्माण के बारे में अपन लिख सकते हैं। नहीं, इनक वाली कह रहा हूं मैं। अरे इनकी देखो, यही तो शाम वाले बेच की स्थिति है, और यही इनकी, या तो इनको बीच में बिठा दो। ये छोरे तो फिर भी कपड़े मजबूत पहन के आते हैं, तो हाँ,
यही तो मेरे को, न तो वो शाम वाले छोरे पढ़ाने, लड़कियां पढ़ाने देती है, नहीं ये पढ़ाने देती है, तो इनका बीच में बिठा दो, या तो फिर तुम्हें तो घर में लगती होगी, है ना, तो इनको, जिससे इनको भी पता चल जाए कि हाँ ठीक, नहीं ये भी थोड़ी थोड़ी ये सोचते हैं कि देख इनकी इनकी सुनते हैं, हमारी तो सुनते नहीं है, तो इनको इधर बिठा दो, इनको इधर, तो हो जाएगा समाधान। बंद कर दे एक बार, फायदा ही है, इससे नुकसान क्या, लाइट भी बचेगी थोड़ी बहुत, है ना। तो अब ये सारा जो हम देख रहे हैं कि पूरा जो चारों जो भाग हैं, यानी इनके कई सारे जो टुकड़े हैं, यानी ये अपन कर देंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। अब इसमें आपको मैंने बताया सबसे ऊपर जो चट्टानें, इनके कई टुकड़े, जैसे इयोन तो दो ही हुए, ये उल्टी बनती है सारणी, एक पेज में बन जाती है। ये जैसे अपन ने लिख दिया इयोन, इयोन से छोटा भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, एरा। एरा के बाद कौन सा है, पीरियड, और पीरियड के बाद इपोज है, और इपोज के बाद आता है एज। ये एज का, अब सबसे नीचे से इसको लिखना है। सबसे पहला जो भाग है, यानी उसको हम बोलते हैं एजोइक, जिसमें जीव था ही नहीं, अजैविक कर दिया मैंने। और एक ही एरा हुआ जिसका नाम क्या है, प्री कैम्ब्रियन एरा, जिसको हम आद्य महाकल्प कह सकते हैं। बस इसकी इतनी जानकारी है। इसके बाद में अगला जो एरा आता है, ये जोइक का समय आ गया, और अगला जो हम लिखेंगे यानी उसका नाम होगा पेलियोजोइक। ऐसे भी आप लिख सकते हो। जिसको हमें पूरा जीवी कह सकते हैं। इसकी जानकारी है हमें। इसको 6 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 6। 6 कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहला जो भाग आता है इसमें कैम्ब्रियन हो गया। वो 6 भाग है वो पीरियड कहलाएंगे। पहला कौन सा हो जाएगा? कैम्ब्रियन। दूसरा ओल्डोविसियन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं हुआ हमारे यहां पर ओल्डोविसियन में। सिलूरियन, सिलूरियन है। ओल्डोविसियन में समुद्र में जो एक्सेरुकी जीव थे, और सिलूरियन आता है। इस सिलूरियन में क्या होता है? परवाल भित्तियां, समुद्री जीव होता है। मूंगा का नाम सुना है तुमने? वो यानी मूंगा जैसे जीव थे, परवाल होते हैं, वो सबसे ज्यादा आगे थे सिलूरियन। और परवाल मछलियों का भी भोजन होता है, इसलिए इसके बाद में बहुत ज्यादा मछलियां आ गई, जो वो कहलाया डिवोनियन। और इस डिवोनियन में जल से बाहर यानी जो वृक्ष उग गए थे, पेड़ पौधे हैं, यानी वो भी धरातल पर आ गए। लेकिन ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनके बहुत मुलायम पत्ते थे। फर्न का नाम सुना है आपने? फर्न है मुलायम पत्ते, जैसे छुई मुई होती है, उसको आप छूते हैं तो वो क्या होती है? सिकुड़ जाती है। इस तरह का यानी मुलायम पत्तों वाले पौधे हैं, वो कौन से में आते हैं? डिवोन। डिवोनियन के बाद लंबे वृक्षों का काल आया, और उस लंबे वृक्षों के काल को है यही किस नाम से जाना आता है? कार्बोनिफेरस कहते हैं। और उसी कार्बोनिफेरस में आपको ध्यान रखना है, अब यहां कार्बोनिफेरस में हमारे कई चट्टानों का निर्माण होता है,
इसमें कोयले का निर्माण हुआ। गोंडवाना चट्टानें बनी थी इसमें। कार्बन का मतलब क्या होता है? कोयला होता है। जो लंबे लंबे वृक्ष थे ना, वो भूगर्भिक हलचल के कारण जमीन में दब गए, और जमीन में दबने से उनसे क्या बन गया? कोयला। जो हमारे राजस्थान में तो कोयला नहीं है, वो गोंडवाना लैंड की चट्टानें आती है। दक्षिणी भारत में दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी कोयला क्षेत्र, वो सारे कौन से में आता है? कार्बोनिफेरस। लेकिन इस समय राजस्थान में बाप बोल्डर्स वगैरह है, यानी इनका हमारे राजस्थान में भी निर्माण। और इसके बाद एक आता है परमियन पीरियड। ये परमियन जो पीरियड है, यानी इसका भाग रहता है। ये सारी जो पेलियोजोइक है, यानी इसमें था। तो इसको 6 भागों में विभाजित किया गया। हमारे राजस्थान में आपको ये 2 शब्द आएंगे, एक कार्बोनिफेरस आएगा और एक कौन सा आएगा? परमियन, जिसमें बाप बोल्डर्स बेड का निर्माण हुआ और भादुरा बालूकाश में है उसका निर्माण। मतलब पेलियोजोइक है, यानी उसमें निर्माण। इसके साथ में विंध्यन कगार भूमि, जो धौलपुर वाला एरिया आता है, करौली वाला एरिया आता है, वहां उस क्षेत्र का निर्माण भी इसी पेलियोजोइक में हुआ था। इसको हमें जोइक कह सकते हैं, यानी जैविक के नाम से। हाँ, अब इसके बाद में अगला जो अपन देखें कि एरा आता है, बताओ पेलियोजोइक के बाद कौन सा एरा है? कौन सा है? मेसोजोइक। इस मेसोजोइक एरा, जिसको हम क्या बोल देते हैं? मध्यजीवी महाकल्प। इसमें नंबर 1 यानी ट्राइसिक, जिसमें कछुआ, सरीसृप वगैरह ये आ गया। और इसके बाद में एक कौन सा होता है? जुरासिक, जिसमें डायनासोर आए थे। क्या थे? और डायनासोर अपन ये कह सकते हैं धरती पर लगभग 5 करोड़ वर्ष तक रहे थे। कितने करोड़ वर्ष तक ही? शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। उसके अवशेष हमारे थार के मरुस्थल में बहुत बार मिले। अभी थोड़े दिन पहले जैसलमेर में फिर डायनासोर मिला था। तो वो जुरासिक, और इसी जुरासिक पीरियड में ही जो पेंजिया का आपने नाम सुना, उस पेंजिया का ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप का मतलब टूटना। पेंजिया क्या है? टूट गया। कहीं मेरे बेटे धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं कि वाह ब्रेकअप है। अरे ब्रेकअप का हिंदी में अर्थ टूटना ही होता है। हाँ, अंगारा लैंड और कौन सा हो गया? गोंडवाना। हाँ। तो वो ब्रेकअप ही इसी में होता है। और इसके बाद क्रिटेशियस आता है। इस क्रिटेशियस में फिर गोंडवाना चट्टानों का ब्रेकअप होता है, जिससे ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। और उसी ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से हमारे दक्कन का पठार, हाड़ौती का पठार है, वो कौन से पीरियड में होता है? क्रिटेशियस पीरियड। कि क्रिटेशियस पीरियड आता है, यानी उसमें इनका निर्माण होता है। अब इसके बाद जैसे ये हमने है, ये सारी जो बातें हैं ये इसके लिए। अब मेसोजोइक के बाद जो वर्तमान में चल रहा है, बताइए वो कौन सा आता है? कौन सा हो गया? सिनोजोइक एरा है, जिसको हमें क्या बोलते हैं? नवजीवी। वर्तमान में चल रहा है तो इसको क्या बोल देते हैं? नवजीवी के नाम से जाना, नवजीवी महाकल्प। और इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो आता है टर्सियरी। टर्सियरी को बोल देते हैं तृतीय कल्प। और एक होता है क्वाटनरी। एक कौन सा हो गया? यानी क्वाटनरी आता है।
टर्शियरी और एक क्वाटनरी। वैसे टर्शियरी के 5 भाग हैं, आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, जिसमें एक तो आता है पेलियोसीन, मतलब इसमें हिमालय बनता, टर्शियरी पीरियड। हिमालय भी एक पर्वत नहीं है, एक दूसरे के समानांतर कितनी पर्वत श्रेणियां है? 3। हिमालय के बाद थार का मरुस्थल बनेगा। पेलियोसीन दूसरा, इसमें आता है इयोसीन, इसमें 33 सागर का संकुचन हुआ। फिर आता है ओलिगोसीन, ओलिगोसीन के बाद में है मायोसीन, और फिर आता है प्लायोसीन। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद करेंगे इसको चलेगा, कुछ एक नाम आएंगे इसमें। हाँ, कई सोच रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई आज तो है। ये सिनोजोइक है, यानी इसका हम लिख रहे थे। ये जैसे मैंने यहां थोड़ा बीच में से लिख देता हूं, ये सिनोजोइक हो गया, जिसको नवजीवी कहते हैं। और इसमें नंबर 1 टर्शियरी हुआ, और इसका दूसरा जो भाग आता है उसको क्या बोला आता है? क्वाटनरी पीरियड। क्वार्टर से बना है क्वाटनरी। क्वार्टर का मतलब हाफ थोड़ी होता है, क्वार्टर का मतलब पौवा, पाव, चौथा हिस्सा। हाँ, इसलिए इसको चतुर्थक कल्प बोलते हैं। और इसमें 2 आए। नंबर 1 था प्लिस्टोसीन, हमारे थार के मरुस्थल में आदमी इसी युग में आया था, प्लिस्टोसीन में। और दूसरा हो गया होलोसीन, जो वर्तमान में चल रहा है, उसी होलोसीन में हम जी रहे हैं। परमोटिव जो मानव आता है वो कौन सा हो गया? होलोसीन का भाग। तो ये सारा जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, यानी इसकी आपको बताया। और इसमें भी आप देखेंगे तो वर्तमान में एक एज चल रही है जिसका नाम है मेघालयन एज, जिसको हम ये लिख देते हैं मेघालयन एज। ये आप देखेंगे तो यहां पर सबसे पहला जो भाग हमने लिखा, यानी वो कौन सा हो गया? एरा है, इयोन, सॉरी, इयोन के बाद कौन सा लिखा था? एरा। एरा के बाद यानी पीरियड, पीरियड के बाद इपोच हो गया, और इपोच के बाद तो बताइए वर्तमान में हम कौन से महाकल्प में जी रहे? कौन से में? सिनोजोइक के कौन से पीरियड में? क्वाटनरी पीरियड के कौन से युग में? होलोसीन की कौन सी एज है जिसको हम कलयुग बोलते हैं? वो मेघालयन एज है वैज्ञानिकों के। मेघालय जो राज्य है उसमें गुफा है, मामलू है, 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी गुफा है। उसमें वैज्ञानिकों ने प्रवेश किया तो देखा कि इसके अंदर कई तरह की दलदल कीचड़ पाया जाता है। उस कीचड़, दलदल और जीवों को बाहर निकाला, और उसको निकालने के बाद उन पर उन्होंने सर्वेक्षण किया तो पता चला कि वो आज से लगभग 4 से 5 हजार वर्ष पुराने हैं, 4200 वर्ष पुराने। कितने वर्ष पुराने हैं? 4200 वर्ष पुराने। और उसमें यह कहा गया कि आज से 4200 वर्ष पहले एक कोई भूगर्भिक हलचल होती है जिससे सभ्यताएं नष्ट हो गई थी, या नष्ट होने की कगार पर, ज्यादातर तो नष्ट हो गई या फिर नष्ट होने की कगार पर ही थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ेंगे ना, 4 से 5 हजार बीच वर्ष में आपको बताएंगे कि आज से 4 से 5 हजार के बीच में विलुप्त हुई। आड़ सभ्यता, काली बंगा, पीली बंगा, ये उस एज का नाम क्या दिया गया? मेघालय। तो जियोलॉजिस्ट ने कहा कि हां, ये आपके यहां अवशेष मिले हैं, इस
नाम को आप ले सकते हो। तो हमने पहले इसका नाम दिया था मामलो, ये सारे यूरोप के नाम है, बाकी हमारा तो पहली बार मौका मिला तो मामलू है एज नाम दे दिया। फिर पता चला कि मामलू है तो लोगों को याद ही नहीं होगा, इसलिए नाम देखा कि कौन से राज्य में है, मेघालय, इसलिए नाम ही उसका क्या कर दिया गया, मेघालयन। क्या नाम कर दिया गया, मेघालयन जो एज है, यानी ये उसका नाम, तो लोगों की जुबान पे चढ़ गया। तो वर्तमान में हम कौन सी एज में जी रहे हैं, मेघालयन एज है, यानी इसमें हम जी रहे हैं। तो ये जियोलॉजी है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये ज्यादा बड़ी नहीं है, इसमें ही लग रही थी, ये इतनी है, एक पन्ने में आ जाती है। मग ये इसलिए लिखा है कि कई सारे नाम जो तुम पहली बार देखेंगे कि यार ये क्या नाम आ रहे हैं, बार बार कई बार तुम गुरुजियों से पूछते हो कि सर ये क्या है, तो ये है इजी, लेकिन हर किसी के समझ में नहीं आती है। तो अब जैसे इसमें से आपको ये भी कि इसका अपन क्रम व्यवस्थित करें, तो जैसे आपको ये उत्पत्ति से लेकर के अब तक के कालखंड वगैरह है, यही उनको भी इसमें हम क्या कर सकते हैं, यानी व्यवस्थित कर सकते हैं कि कैसे इसको व्यवस्थित। मैंने उल्टी बनाई है, तुम उल्टी बनाओगे तो शायद 3-4 पन्ने में बनाओगे, सीधी बनाओगे तो एक पन्ने में बन जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, बनती हमेशा ये क्या है, उल्टी। क्यों, हमारी धरती की तो अध्ययन है ये, सबसे पुरानी चट्टानें सबसे क्या है, नीचे, और सबसे नई चट्टानें सबसे क्या होगी, ऊपर। तो ये ओ डिपोजिशन, जैसे गंगा का मैदान, अब इसमें आपको मैंने बताया हिमालय का निर्माण किसमें होता है, टर्सी। थार का मरुस्थल उपजाऊ मैदान का निर्माण कौन से में होता है, क्वाड। तो कौन सा, थार के मरुस्थल की चट्टानें नहीं है या हिमालय की चट्टानें नहीं, कौन से की होगी, थार। थार के मरुस्थल है, यानी इसकी चट्टानें क्या आती है, नहीं। तो ये जियोलॉजी है, यानी इसके बारे में जो जगह जगह अपने नाम आएंगे उसके बारे में अपन देखेंगे। तो पहले तुम हल्के हो, इसके बाद बना लेना चाहिए।